बात 2010-2011 की है। एक लड़का जो कि 10,000 रुपये की नौकरी किया करता था, वो अपने मालिक का पैसा, बहुत सारा पैसा ले जाकर बैंक में जमा करता था। वो निकाल के लेके आता भी था। उसी बैंक में एक लड़की जो कि कैश काउंटर पे काम करती थी, वो इस लड़के को देखती है और उसको लगता है कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला है, क्योंकि इतना पैसा जमा करता है। वो लड़की इससे बहुत प्रभावित होती है। प्रभावित होने के बाद धीरे धीरे वो लड़की और ये लड़का दोनों आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। बातचीत का ये जो सिलसिला है वो यहीं पर नहीं रुकता, आगे इन दोनों के बीच में प्यार पनप जाता है और ऐसे ही कुछ दिन तक चलता है, लगभग 7 दिनों तक। और इन 7 दिनों के बाद वो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर इस लड़के के पास में आ जाती है, साथ ही अपना वो सामान जैसे कि सोने चांदी के गहने, ज्वेलरी वगैरह, वो सारी चीज़ें लेकर आ जाती है। तब वो लड़का कहता है कि आप ये सब लेके मत आओ, ये सब अपने घर पे छोड़ आओ, हम आपसे वैसे ही शादी कर लेंगे। और इस तरीके से प्यार होने के 7 दिनों के बाद ही वो उन दोनों की शादी हो जाती है। वो लड़का जो 7 दिनों के अंदर उस लड़की से शादी कर लेता है, वो कोई और नहीं बल्कि अरमान मलिक होता है, यानी कि संदीप होता है। जी हाँ, उस लड़के का नाम संदीप था, मूल नाम संदीप है, जो आज की डेट में अरमान मलिक से के नाम से जाना जाता है। और वो जो लड़की थी, उस लड़की का नाम पायल था। दोनों की शादी हो जाती है और शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों को एक संतान पैदा होती है। वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। एक दिन ऐसा होता है कि दोनों पति पत्नी, मतलब अरमान मलिक और पायल, दोनों अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे होते हैं। उसी बीच उस पार्टी में, जो जन्मदिन की पार्टी थी, उसमें एक ख़ास मेहमान की उपस्थिति होती है। वो ख़ास मेहमान कौन था? वो अरमान मलिक की जो पत्नी थी पायल, उस पायल की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था कृतिका। कृतिका को देखते ही अरमान मलिक के दिल में प्यार उमड़ता है और यही प्यार जो है, जिस तरीके से 7 दिनों के अंदर पायल से शादी कर ली थी अरमान मलिक ने, उसी तरीके से कृतिका से भी 7 दिनों के अंदर ही, प्यार उमड़ने के 7 दिनों के अंदर ही कृतिका के साथ अरमान मलिक की शादी हो जाती है। लेकिन बात यही नहीं रुकती, चूँकि अरमान मलिक, या जिसका मूल नाम संदीप है, वो जाट फैमिली से आता है, मतलब हिंदू परिवार से बिलोंग करता है। और उसने ये बात अपने एक इंटरव्यू में कही भी थी कि वो सनातन धर्म को मानने वाला हिंदू जाट है। तो एक हिंदू होने की वजह से हिंदू मजहब में 2-2 शादियाँ करना वो जायज़ नहीं है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, बहुत ज़्यादा विवाद होता है कि एक व्यक्ति जो कि हिंदू है, उसने 2-2 शादियाँ की। शायद इसी वजह से अरमान मलिक ने या संदीप ने अपने धर्म को बदल लिया था और हिंदू से वो मुसलमान में परिवर्तित हो गए और अपना नाम अरमान मलिक रखा था। लेकिन ये चर्चा, ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होती उससे पहले ही एक नया मामला वो तूल पकड़ लेता है। बात है 2019 की। 2019 में अरमान मलिक पर एक नौकरानी के साथ रेप करने का जो है वो आरोप लगता है। और जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी बस इसी रेप के ऊपर है कि अरमान मलिक क्या वाकई में रेप के विक्टिम हैं या नहीं हैं। वो कुछ तथ्यों और सबूतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे और जो निष्कर्ष होगा वो आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग बताइएगा कि वो कल्प्रिट हैं या नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अभिषेक है और आज की जो कहानी है वो अरमान मलिक की इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर है जो 2019 में रेप का मामला तूल पकड़ता है। यह जो घटना है वो घटना शुरू होती है 21 जून 2024 से। 21 जून 2024 को जियो सिनेमा पर एक कार्यक्रम प्रसारित होता है, बिग बॉस सीज़न 3, जिसका प्रसारण जियो सिनेमा पर किया जाता है। उसमें अरमान मलिक जो होते हैं वो बुलाए जाते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं और वो अपनी दोनों पत्नियों पायल और कृतिका के साथ बिग बॉस में पार्टिसिपेट करते हैं,
और उनको भी वहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। बिग बॉस जो दर्शक देखते हैं वो जानते होंगे कि यहाँ पे हर एक चीज़ का अपना एक प्रोसेस है, जैसे कि नॉमिनेट करना, कौन नॉमिनेट होगा बिग बॉस के लिए और कैसे उसको जो है निकालना है, कब कौन किसकी एंट्री होगी, कब किसको एग्ज़िट करना है, ये सारी चीज़ें वो एक रूल के तहत होती हैं, प्रक्रिया के तहत चलती रहती हैं। और बिग बॉस के घर में जो लोग होते हैं वो पूरी दुनिया से कटे हुए होते हैं और जितने भी लोग होते हैं वो बिग बॉस के घर में ही रहते हैं और उन पर पूरी कैमरे की नज़र बनी रहती है। इसी में बिग बॉस के घर में एक दो व्यक्ति रहते हैं, एक का नाम रहता है लोकेश कटारिया और दूसरे का नाम रहता है विशाल पांडे। दोनों जो है एक दिन आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी समय अरमान मलिक की जो पत्नी थी कृतिका, वो इधर से उधर मूवमेंट अपना घर में कर रही थी या कहीं आ जा रही थी और काफ़ी अच्छे उसने उस दिन कपड़े वगैरह पहन रखे थे। तो लोकेश कटारिया से विशाल पांडे कहता है कि भाभी जो है वो बहुत अच्छी लग रही हैं। बस ये बात उसने बहुत धीरे से कही थी। इस पर लोकेश कटारिया वो थोड़ी सी आपत्ति जताता है और इसके बाद लोकेश कटारिया के मन में ये बात पचती है नहीं, हजम नहीं होती। ये बात वो अरमान मलिक से बोल देता है कि विशाल पांडे ने इस तरीके से भाभी के ऊपर कमेंट जो है वो किया है। बस अरमान मलिक के पास जब ये बात कानों तक पहुंची तो अरमान मलिक का जो है वो रूप बदल जाता है और वो गुस्सा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा और कहता है कि उसकी बीवी पर जो है वो इस प्रकार से उसकी कमेंट करने की हिम्मत कैसे हुई और उसने कृतिका पर कमेंट कैसे किया। वो अपने को जो है बहुत ज़्यादा सही या बेइज्जती जो है वो फील कर रहा था और कह रहा था कि इस घर में नारी का सम्मान नहीं हो पा रहा है या सम्मान नहीं होता। वो इतना गुस्सा हो जाता है कि बात गाली गलौज तक या भला बुरा कहने तक आ जाती है और इसी बीच जो है वो बात और ज़्यादा तूल पकड़ लेती है। वो विशाल पांडे को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। अब यहीं से अरमान मलिक और जो कृतिका हैं जिसके बारे में कमेंट किया गया था पांडे के द्वारा, वो जो है बात थप्पड़ मारने की आगे जो है बढ़ जाती है, सोशल मीडिया पर बढ़ जाती है और सोशल मीडिया के माध्यम से ये थप्पड़ मारने वाली बात पूरे हिंदुस्तान में जो है वो आग की तरह फैल जाती है और लोग ये कहने लगते हैं कि अरमान मलिक ने अपनी पत्नी के चक्कर में विशाल पांडे को थप्पड़ मार दिया है और विशाल पांडे इसमें ज़्यादा उसका जो है वो दोष नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो बिग बॉस के घर में कैमरे लगे थे उन कैमरे का जब प्रसारण पब्लिक में हुआ तो विशाल पांडे को ऐसा देखा गया कि विशाल पांडे ने जो कमेंट किया था वो किसी बुरी नीयत से या गलत अर्थों में नहीं किया था। उसने बस एक तरीके से जनरली बोल दिया था कि भाभी जी मतलब बहुत अच्छी लग रही हैं। इस तरीके से विशाल पांडे को थोड़ी सी सहानुभूति मिल गई और सहानुभूति इधर तो मिल गई, लेकिन अब बात चूँकि बिग बॉस के घर में रहती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैल गई और इसी बीच जो घटना है पुरानी वाली वो निकल कर बाहर आ जाती है। जो घटना अब लोग अरमान मलिक की निजी जीवन में जो है वो घुसने की कोशिश करते हैं इसके बाद, और वही घटना जिसके बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है, जो कि 2019 में रेप का मामला था। तो ये जो रेप की घटना है ये 7 जून 2019 को शुरू होती है दिल्ली के थाना निहाल विहार से। 7 जून 2019 को दिल्ली में एक 11 साल की लड़की के द्वारा अरमान मलिक पर एक FIR जो है वो दर्ज कराई जाती है। जो लड़की रहती है उस लड़की एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करने वाली होती है और वो अपने 3 भाइयों के साथ वहीं दिल्ली में रहा करती थी। चूँकि पारिवारिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो काम की तलाश में वो इधर उधर भटक रही थी, तभी उसकी मुलाकात एक संदीप नामक व्यक्ति से होती है। वही संदीप जो कि वर्तमान में अरमान मलिक के नाम से जाना जाता है। और अरमान मलिक उसको जो है अपने घर में झाड़ू पोछा और खाना पीना बनाने के लिए और अपने बच्चे के लिए केयर टेकर के रूप में उसको रिक्रूट कर लेता है, अपने घर में रख लेता है। वहीं पर अरमान मलिक जो है वो
वहाँ पे उसके उस समय घर में अरमान मलिक के बीवी पायल भी रहती है। और 2018 में उसकी जब बेटे का बर्थडे रहता है तो उसी समय कृतिका से जो है उसकी मुलाकात भी होती है। जिस 11 साल की लड़की जो कि संदीप के घर में नौकरानी बनकर आई थी, झाड़ू पोछा और बर्तन या खाने पीने या बच्चे की देखभाल के लिए रखी गई थी, वो जब अपनी एफआईआर दर्ज कराती है, जो कि एफआईआर की कॉपी पब्लिक डोमेन में है, उसमें वो बताती है कि ये बात 2018 की है। परिवार के ज़्यादातर लोग वो अहमदाबाद गए हुए थे और वहाँ पर केवल दिल्ली में अरमान मलिक रह जाते हैं। जो कि सोशल मीडिया की रिपोर्ट हैं, उन मीडिया की रिपोर्टों और उसके एफआईआर की कॉपी के आधार पर जो ये कहा जा रहा है कि 11 साल की लड़की और अरमान मलिक केवल वही दोनों लोग वहाँ पर दिल्ली में थे। इसी बीच अरमान मलिक के द्वारा उस 11 साल की बच्ची को एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उसको नशा हो जाता है और नशा होने के बाद में उस लड़की के साथ दुष्कर्म अरमान मलिक के द्वारा किया जाता है। ये दुष्कर्म जो है एक बार नहीं अनेकों बार किया जाता है, साथ साथ मारपीट जो है वो भी की जाती है। बच्ची को धमकाया भी जाता है कि वो अपनी ये बात किसी से कहे ना, अगर कही तो उसका भी जो है अंजाम बुरा होगा, खामियाजा उसका ठीक नहीं होगा। लेकिन चूँकि एक दिन की बात होती तो ये दब भी जाती, लेकिन ये घटना लगभग आए गए दिन होने लगी, जिससे लड़की तंग आ जाती है और 7 जून 2019 को दिल्ली के निहाल विहार थाने में एफआईआर दर्ज करवाती है। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद लड़की का 161, 161 और 164 का बयान होता है। बयान होने के बाद में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में चार्जशीट पुलिस के द्वारा वो कोर्ट में सबमिट की जाती है, जिसमें से ये निकल कर आता है कि इन सारी घटना में पायल, जो कि अरमान मलिक की पत्नी है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट था और उन्होंने अपने पति को बचाने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। अंत में चार्जशीट दाखिल होने के बाद तारीख आती है 23 सितंबर 2019 की। इस दिन अरमान मलिक को वो गिरफ़्तार कर लिया जाता है और गिरफ़्तार करने के बाद में जेल भेज दिया जाता है। 14 महीने तक अरमान मलिक जेल में रहते हैं और इसके बाद वो जेल में ही बेल के लिए अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं। उनको ज़मानत भी मिल जाती है और ज़मानत मिलने के बाद अपनी ये ज़िंदगी पुनः जैसे कि जी रहे थे उसी तरीके से जीने लगते हैं। अरमान मलिक चूँकि एक यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, जो कि अपनी निजी ज़िंदगी को और अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ों को सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाते रहते हैं। और इनकी पत्नी जो पायल हैं वो भी एक ब्लॉगर ही हैं और दूसरी पत्नी जो कृतिका हैं वो भी जो है ब्लॉगर हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में करोड़ों जो है इनके चाहने वाले हैं, मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर हैं। कहा जाता है कि अरमान मलिक जो कि 10,000 रुपये की नौकरी करते थे, एक वक्त ऐसा था कि इनके पास में 30-35 हज़ार रुपये नहीं थे कि ये अपनी माँ का जो है वो इलाज करा सकें। कहा जाता है कि इलाज के अभाव में शायद माँ की भी मृत्यु हो गई। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो इनके पास 200 करोड़ रुपए की नेटवर्थ इनकम है। और यह जो है बात उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एक्सेप्ट की थी। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि 11 साल की लड़की कि जो दुष्कर्म का आपके ऊपर आरोप है उसके बारे में आप जो है वो क्या कहना चाहेंगे। इस पर अरमान मलिक ने कहा था कि मुझे कानून पर और पूरा भरोसा है, न्यायालय पर और कानून पर पूरा भरोसा है। जो एफआईआर हुई है मेरे खिलाफ़ वो बहुत ही गलत है। का निर्णय आने दीजिए कोर्ट का, जो दूध का दूध है और पानी का पानी, वो सबके सामने खुद ही आ जाएगा। इसी तरीके से पायल से जब पूछा गया कि क्या आपका जो है उस दुष्कर्म के मामले में आपका इन्वॉल्वमेंट है, तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल सिरे से नकार दिया कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मुझे फालतू में ही बेफजूल में फंसाया गया है। खैर जो भी हो, अभी ये मामला कोर्ट में है
चार्जशीट लग चुकी है, कोर्ट में मामला विचाराधीन है। जो भी होगा वो कोर्ट का जजमेंट आने के बाद में ही, तथ्यों और सबूतों के आधार पे ही निर्णय होगा। तो ये थी अरमान मलिक के जीवन की कहानी। इस कहानी के माध्यम से मेरा उद्देश्य किसी के निजी जीवन को बताना या दिखाना नहीं, बल्कि या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को और समाज के लोगों को वर्तमान और अतीत से जुड़ी हुई जानकारियां और उनको सचेत रहने की सलाह देने के लिए और उनको जागरूक करने के लिए ही है। नमस्कार, एक नए ब्लॉग में, एक नई वीडियो में पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी।